साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और मुख्य खबर से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हम आपको मंडी के भाव भी रोजाना की तरह बताएंगे और मौसम का मिजाज भी आपको बताएंगे, बादरा आसपास की खबरों के बारे में भी बताएंगे और आज समीक्षा करेंगे किसानों के मुद्दे के ऊपर। दोस्तों, तो पूरा कार्यक्रम देखिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसको शेयर भी कीजिएगा। और जिस किसी भी हमारे दर्शक ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैं आपको वैक्सीनेशन के बारे में बताता हूँ। कल किसी प्रकार के आधिकारिक नए वैक्सीनेशन प्लान के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं तो पिछले 4 दिनों से 9 सितंबर को 19,000 वैक्सीन कोविशील्ड के लिए एक प्लान बादरा तहसील के स्वास्थ्य विभाग ने और उपखंड कार्यालय ने मिलकर बनाया था। लेकिन उस प्लान को पूरा होते होते आज 4 दिन हो गए हैं। मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो इसका रीज़न जो है वो ये है कि वैक्सीनेशन सेंटर तक लोग वैक्सीन लगाने के लिए आ नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत ही लापरवाहीपूर्ण कार्य है। जिस किसी भी भाई ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई है वो प्लीज़ हम साफ संदेश के माध्यम से आपको बताते हैं, वैक्सीन आप ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि कोरोना से बचाव एकमात्र वैक्सीन लगाना ही है। क्योंकि आप कुछ समय तक बचे रह सकते हैं आप इसकी गाइडलाइंस का पालन करके, लेकिन आप लंबे समय तक अगर बचे रहना चाहते हैं तो आपको वैक्सीन लगवानी अनिवार्य है। तो वैक्सीन सेंटर तक आए। 9 तारीख को 19,000 वैक्सीन का प्लान बना था, लेकिन वो पूरा नहीं लग पाया था। उसके बाद में 10 को फिर बना, वही वैक्सीन में से जो वैक्सीन बच गई थी प्लान बनाना पड़ा 7690 का। फिर उसके लिए नए केंद्र बनाने पड़े, फिर वैक्सीनेशन हुआ, उसमें भी वैक्सीन बच गई। फिर 11 तारीख को कल जो है 3720 का प्लान बनाना पड़ा था, उसमें भी वैक्सीन बच गई थी। इसके बाद में फिर 1420 का प्लान बनाना पड़ा और आज वो 1420 डोज के लिए वैक्सीनेशन का जो प्लान है 20 केंद्र बनाए गए हैं वो चल रहा है। और आज भी अगर दोस्तों इसमें भी कुछ डोज कहीं किन्हीं सेंटरों पर बचती है तो उसके लिए फिर कल भी वैक्सीनेशन उन सेंटरों पर हो सकता है, उनके लिए अलग से प्लान बनाना पड़ सकता है। नई वैक्सीन के लिए अभी तक कोई प्लान हमारे पास आधिकारिक रूप से नहीं है। तो इसके अलावा अगर सबसे पहले मैं आपको देश की सबसे बड़ी खबर के बारे में आपको बताऊं तो कल गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद में गुजरात की सरकार पर एक प्रकार से गंभीर संकट आन पड़ा था और इसके पीछे के मुख्य कारण जो है वो भाजपा में आपसी एक प्रकार से असमंजसता या फिर इसको आपसी फूट भी हम कह सकते हैं। तो उसके बाद में विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया और आज जब विधायक दल की बैठक हुई, जो कि 4 बजे आज विधायक दल की बैठक समाप्त हुई, उसमें विजय रूपाणी ने ही एक प्रस्ताव दिया और उसमें भूपेंद्र पटेल का नाम नए मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने लिया, उनकी घोषणा की। उसके बाद में विधिवत घोषणा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने की और ये घोषणा थी भूपेंद्र पटेल के रूप में कि भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के अगले सीएम। तो नया सरदार गुजरात को मिला है भूपेंद्र पटेल के रूप में। पाटीदार जो समुदाय है उसके सबसे बड़े नेताओं में से एक है भूपेंद्र पटेल, जो कि घाटलोदिया से विधायक भी है और बड़े पटेल नेता गुजरात के माने जाते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों अन्य खबर, आसपास की खबरों के बारे में मैं आपको बताऊं तो 9 सितंबर को करणपुरा गांव के पास दोस्तों एक एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में पंचायत समिति के उप प्रधान कामरेड बलवान फगेड़िया घायल हो गए थे और उनके सिर के पीछे के हिस्से में चोट लगी थी और उनको उसके बाद में हिसार ले जाया गया था सीटी स्कैन के लिए, उनकी गहराई से जांच के लिए, क्योंकि सिर में चोट लगी थी। भादरा में ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है कि इस प्रकार से गंभीर चोटों की यहाँ जांच की जा सके। हिसार में सारी रिपोर्टें बलवान फगेड़िया की नॉर्मल आई, उसके बाद में उनको छुट्टी दे दी गई और अब वो पूर्णतया अपने गांव में है और स्वस्थ है। तो ये एक अच्छी खबर देखने में आ रही है। आज दोस्तों
बादरा में 39वीं सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का समापन होना निश्चित है। आज संभवतः देर रात तक भी कुछ मुकाबले चल सकते हैं। अभी तक की जो हमारे पास रिपोर्ट है वो मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ आज के जो कार्यक्रम है, समापन कार्यक्रम दोस्तों, उसमें अशोक चांदना जो है खेल मंत्री, वो यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आज भादरा में शामिल होने की प्रबल संभावनाएं थी। और देखते हैं, हमारे पास अंतिम समय में उसको लेकर कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन 39वीं सीनियर शूटिंग बॉल चैंपियनशिप की प्रतियोगिताओं में दोस्तों 2 दर्जन के लगभग राज्यों से यहाँ शूटिंग बॉल की टीमों ने भाग लिया। और आज सारे के सारे सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए दिन में, और शाम को संभवतः देर शाम तक, अब जब हम 7 बजे आपको समाचार कह रहे हैं तो हमारे पास इसकी सूचनाएं नहीं है, लेकिन फाइनल मुकाबला हो चुका होगा। तो कुल मिला के कौन जीता है, क्या जीता है, कौन से मुकाबले थे? आज राजस्थान बनाम पंजाब का एक मुकाबला था और उत्तराखंड बनाम यूपी का एक भी मुकाबला था, और ये दोनों ही सेमीफाइनल होकर फाइनल के लिए मुकाबला खेलने के लिए सेमीफाइनल मुकाबला ये था। इससे पहले उत्तर प्रदेश ने दोस्तों महाराष्ट्र से मुकाबला जीता था और उत्तराखंड ने मध्य प्रदेश को हराकर जो है सेमीफाइनल में कदम रखा था। तो कुल मिला के ये जो 39वीं सीनियर शूटिंग बॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता जो पिछले 10 सितंबर से, अर्थात 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में रात्रि को जो मैच दूधिया रोशनी में खेले जा रहे हैं दोस्तों, वो कस्बे में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय भी है और उत्सुकता और आकर्षण का विषय भी है। लोग बड़ी संख्या में कल शाम को, रात्रि को, 11 तारीख को रात में जो मैच खेले गए थे वो देखने के लिए बड़ी संख्या में कस्बे के लोग जो है वो उपस्थित हुए। तो बहुत शानदार नज़ारा था बादरा के खेल स्टेडियम में, ग्रासिंग मैदान में। और इसको ग्रासिंग करने का श्रेय हमने आपको पहले भी बताया था, बलवंत सैनी वाइस चेयरमैन है बादरा नगर पालिका के, उनको जाता है। तो कुल मिला के आज इस प्रतियोगिता का समापन होना है, जो कि बहुत शानदार प्रतियोगिता थी। गणेश युवा क्लब के पूजा महोत्सव में दोस्तों दोनों ही कार्यक्रम, एक उत्सव मंडल द्वारा किया जा रहा है और एक गणेश युवा क्लब द्वारा किया जा रहा है। दोनों ही कार्यक्रम ज़बरदस्त धर्म प्रेमियों की भीड़ के साथ आयोजित किए जा रहे हैं दोस्तों। कोरोना काल है, लेकिन वहाँ कुछ प्रबंध भी आयोजकों द्वारा किए गए हैं, लेकिन पर्याप्त प्रबंध मैं मानता हूं कि वहाँ नहीं होंगे, क्योंकि भीड़ को एक प्रकार से ऐसे दिशा निर्देश आयोजकों को देने चाहिए कि सभी मास्क लगा कर आए। तो ऐसे हमें इतना भारी सुरक्षा बंदोबस्त तो दिखाई कोरोना गाइडलाइन के रूप में नहीं दिया, लेकिन ये कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों पर ज़रूर प्रशासन के दिशा निर्देश होने चाहिए, कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए, क्योंकि जब राजनीतिक कार्यक्रम 10 से लेकर 15,000 की भीड़ के हो सकते हैं, तो फिर मंदिरों में कुछ 150 या 150, 200 व्यक्तियों के कार्यक्रम पर रोक नहीं लगनी चाहिए। अगर रोक लगनी चाहिए तो फिर वो सारे ही कार्यक्रमों पर रोक लगनी चाहिए। ये पारदर्शिता स्थानीय प्रशासक को बरतनी चाहिए और ऐसी दिलेरी, ऐसी बहादुरी और ऐसी कर्तव्य परायणता यहाँ के प्रशासन को दिखानी चाहिए, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या फिर उपखंड कार्यालय का प्रशासन हो। उपखंड महोदया के निर्देश में ये कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए और इसकी रूपरेखा, इसकी गाइडलाइन स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। मैं एक चीज़ इसके ऊपर आपको ज़रूर बताऊंगा दोस्तों, हमने काफ़ी इस चीज़ का बारीकी से अध्ययन भी किया और बहुत से ऐसे लोगों से बातें भी की है जिनको एसडीएम महोदया से परमिशन नहीं मिली किसी कार्यक्रम को लेकर, और अंत में उनको ये कहा जाता है उपखंड कार्यालय की तरफ से आप अपनी रिसर्च पर कीजिएगा, अगर किसी ने शिकायत की, कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो हमें आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसी नौबत क्यों आती है? क्या किसी जिम्मेवार पद पर बैठे प्रशासनिक अधिकारी को इस चीज़ के लिए क्या इस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए?
क्या यही हमारे लोकतंत्र की संविधान की एक बढ़िया व्याख्या है? क्या दोस्तों ऐसे में सही तरीके से उपखंड कार्यालय में या जिला कलेक्टर द्वारा कोई गाइडलाइन नहीं बनाई जानी चाहिए? क्योंकि अगर आप राजनीतिक कार्यों के लिए मीटिंग का आयोजन करने की अनुमति देते हैं तो फिर आपको धार्मिक कार्यक्रम रोकने का क्या हक है? आप नहीं रोक सकते, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम किसी भी धर्म के द्वारा आयोजित किए जाते हो, क्योंकि भारत जो है वो विभिन्न धर्मों का देश है और यहाँ हर प्रकार के लोग रहते हैं और हर प्रकार की स्वतंत्रता के साथ इस देश में अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे में गाइडलाइन बनानी बड़ी आवश्यक है, चाहे वो यहाँ उपखंड कार्यालय हो या फिर जिला कलेक्टर कार्यालय से वो गाइडलाइन जो है जारी हो। ऐसा नहीं कि आप अपनी रिसर्च पर कीजिए, तो इससे तो अगर बहुत बड़ा कहीं नुकसान हो गया और किसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे दिया गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या उन प्रशासनिक अधिकारियों को ये समझ आता है कि अगर ऐसा कोई बड़ा कांड हो सकता है, दैट सपोज आपने किसी को अनुमति दे दी कि आप अपनी स्वेच्छा से और अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कीजिए, हमें तो कोई शिकायत करेगा तो हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए आ जाएंगे और जैसी कानूनी कार्रवाई हमें उचित लगती है वो हम करेंगे। तो क्या ऐसे में कोई बड़ी घटना होती है तो इसको कोई भी कर सकता है? इससे कैसे रुकेगा समाज में एक प्रकार से ये अराजकता का एक प्रकार से जो माहौल है और जो लापरवाही का आलम है वो कैसे रोकेगा प्रशासन? तो इसके ऊपर स्पष्ट गाइडलाइन हमारी उपखंड कार्यालय और जिला कलेक्टर कार्यालय से स्पष्ट निर्देश है कि उनको ऐसे एक प्रकार से गाइडलाइन की पालना करवानी चाहिए पूरे जिले में और हर तहसील हेड क्वार्टर पर। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था गणेश महोत्सव के 2 कार्यक्रम भादरा में हो रहे हैं और एक युवा मंडल द्वारा आयोजित किया जा रहा है, वो फूलदास जी की छतरी के पास स्थित श्री श्याम और हनुमान मंदिर परिसर में हो रहा है, जो एक सीमित कार्यक्रम है। और ऐसा ही एक सीमित कार्यक्रम गुड़ मंडी में श्री गणेश और हनुमान मंदिर में आयोजित किया जा रहा है, जो कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला कार्यक्रम नहीं है। इसमें बेशक भजन कीर्तन, संध्या आरती, प्रसाद वितरण जो स्वामणि भोग है वो आदि लगाए जाते हैं और जो गणेश युवा क्लब की तरफ से आयोजित कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसमें कोरोना योद्धाओं का भी सम्मान रोजाना किया जा रहा है और बड़ी संख्या में नर्सिंग कर्मी हो, चिकित्सक कर्मी हो, पत्रकार हो या कोई ऐसा समाज सेवी हो जिन्होंने बहुत शानदार काम कोरोना कार्यकाल के दौरान किया, उनका सम्मान किया जा रहा है। तो कुछ कुल मिला के दोस्तों हम आपको मंडी के भाव भी बताएंगे जल्दी से और मौसम का भाव वो बताएंगे। उससे पहले मैं एक समीक्षा करना चाहूँगा दोस्तों, और वो समीक्षा करना चाहेंगे हम किसानों के मुद्दे पर। तो कुल मिला के कल जो एक घटना पल्लू में घटित हुई भाजपा नेता अशोक सैनी के एक कार्यक्रम के दौरान दोस्तों, वहाँ कुछ 10-15 व्यक्ति आते हैं, लोग आते हैं, उनके एक के हाथ में एक झंडा भी रहता है और वो लोग आकर जो भाजपा की बैठक चल रही थी उस बैठक का विरोध किया जाता है। और वहाँ कुछ घटनाकर्मियों का, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है और जिस प्रकार से विश्वस्त सूत्रों से हमारे पास जानकारी उपलब्ध हुई है, वो लोग उस मीटिंग को उखाड़ने के प्रयास से और एक प्रकार से किसी नेता को टारगेट करने के प्रयास से इस हमले को अंजाम देने के लिए आए थे। पुलिस भी वहाँ मौजूद थी, पुलिस ने उनको ऐसा करने से रोका। उसके बाद में मीटिंग जैसे ही खत्म हुई थी, भाजपा के कुछ नेता बाहर आए, उनमें अशोक सैनी भी बाहर थे, उनके कुछ समर्थक भी उनके साथ थे। उनके साथ उन 10-15 लोगों की कहासुनी हुई और उन्होंने जिस प्रकार से विरोध किया था, भाजपा के नेताओं ने स्वयं अशोक सैनी और इसके साथ आए कुछ कार्यकर्ताओं ने भी स्वयं ही उन कार्यकर्ताओं को खदेड़ना प्रारंभ कर दिया और बीच बचाव कर पुलिस ने मामले को जैसे तैसे करके शांत किया। लेकिन जिस प्रकार से ये वीडियो वायरल हुआ दोस्तों, एक प्रकार से सोशल मीडिया पर उबाल आ गया। एक प्रकार से बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो है जो एक
तरफ किसान आंदोलन के साथ है, या एक तरफ ऐसे लोग भी हैं जो किसान आंदोलन की आड़ में किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, या फिर एक तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनको इन घटना और धरना प्रदर्शनों से कतई किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। वो सभी लोग एक प्रकार से सक्रिय हो जाते हैं और सोशल मीडिया पर, अन्य प्लेटफार्मों पर, फेसबुक पर तरह तरह की टिप्पणियां और पोस्टें डालकर माहौल को एक प्रकार से इस प्रकार गर्म कर दिया जाता है कि बहुत बड़ा एक घटना जो पल्लू क्षेत्र में होते होते बच गई, और इसके बाद में एक बहस छिड़ जाती है एक प्रकार से उन लोगों के बीच में। तो मैं उसके ऊपर एक छोटी सी समीक्षा आपके सामने करना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से लगभग 1 वर्ष से अधिक होने को है किसान आंदोलन देश में जो है लगातार केंद्र सरकार द्वारा लाए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर मुख्यतः, और ये किसान आंदोलन जो है लंबे समय तक चल रहा है और दिल्ली के आसपास सभी हाईवे को जाम भी किया गया, कुछ हाईवे खुले भी हैं, और ये आंदोलन हरियाणा राजस्थान से होता हुआ उत्तर प्रदेश तक और ना जाने कहाँ कहाँ, और जहाँ कई राज्यों में चुनाव भी होते हैं वहाँ भी ये आंदोलन पहुँचते हुए हमने देखा था। क्योंकि बंगाल में चुनाव हुए थे, बंगाल तक भी इस आंदोलन की आग लपटे जाती, चिंगारी उछलती हमने देखी है और आप सबने भी देखी है। तो कुल मिला के हम जिस समीक्षा को करने जा रहे हैं दोस्तों, उसके पीछे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्यों इस देश में इस प्रकार से माहौल कर दिया गया कि ये किसान कांग्रेस के, ये किसान भाजपा के, ये किसान कामरेडों के, ये किसान माकपा के, ये किसान बसपा के, आखिर क्यों किसानों को पार्टीबाजियों में बांट दिया गया? पहली बात। और दूसरी बात दोस्तों, कोई भी अराजक घटनाएं होती है तो कुछ एक विशेष वर्ग के लोग और एक कुछ ऐसा विशेष वर्ग तैयार हो गया है, ऐसे लोगों का वो उछल कर आते हैं और उस अराजक कार्य को, आपराधिक घटना को, हमले को, तोड़ फोड़ को, और जिस प्रकार से कोई मारपीट, जबरदस्ती, ऐसी अराजकता और उपद्रव की घटनाओं को जायज ठहराने के लिए किसानों का नाम लेकर उस आंदोलन में किसानों के ऊपर यह अत्याचार हो गया और किसानों के साथ ज्यादती की जा रही है। इसका नाम लेकर बदनाम किसानों को किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत परंपरा इस देश में दोस्तों। भविष्य में इसके परिणाम मुझे नहीं लगता कि भुगतने नहीं पड़ेंगे। इसके गंभीर परिणाम हम और आप सबको दोस्तों इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से देश में जो एक ट्रैक चल पड़ा है किसान बनाम गैर किसान का दोस्तों, इस प्रकार से इस मामले को लिया जा रहा है। अगर किसानों के आंदोलन की मैं बात करूं तो दोस्तों, किसानों का आंदोलन जारी है और अनवरत रूप से किसानों का आंदोलन एक प्रकार से सीमा में रहकर चल रहा है, और किसानों की सरकार के साथ समय समय पर 1 दर्जन से अधिक दौर की वार्ताएं भी हो चुकी है, और विभिन्न बिंदुओं पर जो काले कानून बताए जा रहे हैं उन काले कानूनों के विभिन्न बिंदुओं पर पॉइंट वाइज दोस्तों बातें भी होती है। ये एक अलग विषय है कि सहमति बनी या नहीं बनी, किस बिंदु पर किस प्रकार की जो है किसानों की मंशा है, विरोध है, किस प्रकार का विरोध है, वो चीज़ों में सहमति बनी या नहीं बनी, ये एक बात अलग है। लेकिन ये एक हमारे लोकतंत्र का एक हिस्सा है दोस्तों, क्योंकि अगर प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, और कहाँ प्रदर्शन करें, किस प्रकार से प्रदर्शन करें, इसके लिए भी एक प्रकार से हमारे देश में स्टिक और ठीक से मैं कहूँ तो कोई गाइडलाइन नहीं बनी है कि प्रदर्शन कहाँ करने हैं, किस प्रकार से करने हैं। और ऐसी अगर गाइडलाइन है तो उसका किसी भी सरकार द्वारा बढ़िया तरीके से इसका बखान नहीं किया जा रहा है, इसका प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है और इसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। जो भी प्रदर्शन करता है आज, चाहे गांव से लेके, कस्बे से लेके राजधानी हो, चाहे वो स्टेट की हो या केंद्र की हो दोस्तों, कोई भी प्रदर्शन करता है वो सबसे पहले सड़कों पर जाम लगाता है। हमें सड़कें जाम करने का हक किसने दिया दोस्तों? आम लोगों को कितनी परेशानियां होती है सड़कें जाम होने पर, इसका अंदाजा आप लगाए। क्या देश के आम लोग परेशान नहीं होते?
कोई किसी में बीमार जा रहा है। अभी मैं अगर 2-3 दिन पहले की घटना बताऊं तो हमारे एक रिश्तेदार आए हुए थे बादरा कस्बे में दोस्तों, और उनको गुवाहाटी जाना था, और यहाँ से वो पर्सनल निजी गाड़ी लेकर एक कार हमने करवा के दी थी। उस कार में वो 4 जने थे। वो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से उनकी गाड़ी थी सुबह 4 बजे की, और रात्रि को यहाँ 1 बजे वो रवाना हुए थे यहाँ से करीब। उनको हमने रवाना किया था। जैसे ही वो दिल्ली के पास पर्याप्त समय रहते पहुँच चुके थे, अर्थात वो रेलवे स्टेशन पर पहुँचते वहाँ लगभग 4 बजे का समय उनको होता। तो ऐसे में जब वो दिल्ली के पास पहुँचे तो वहाँ हाईवे जाम था दोस्तों, और जो जिस किसी ने भी किसानों का आंदोलन वो बताया जा रहा है, वहाँ आंदोलन लगाया जा रहा था, वो गाड़ी अंदर नहीं घुसने दी गई। और आसपास के गांव में दोस्तों वो नया ड्राइवर था, और आसपास के गांव से जैसे तैसे होकर 1.5 घंटे बाद में वो रेलवे स्टेशन के नज़दीक पहुंचा, और सवारी उतरकर जैसे ही रेलवे स्टेशन में गए वो गाड़ी छूट चुकी थी। उनको दोबारा टिकट बनानी पड़ी, दूसरी गाड़ी की टिकट बनानी पड़ी, और उनको भारी परेशानी हुई। और वो दूसरी गाड़ी जो है वो 11:50 पर चली थी, और सुबह 4 बजे उनको वहाँ से निकल जाना था। तो दोस्तों कितनी परेशानियाँ होती है। ये एक मात्र एग्जाम्पल है जो मैंने मेरी आंखों से देखा, और मैंने उनको गाड़ी में विदा किया था। दोस्तों ऐसे सैकड़ों, ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जो आम लोगों को परेशानियां पैदा करने वाले हैं। तो कुल मिला के किसानों का आंदोलन होना चाहिए, ऐसी निश्चित जगह इसके लिए होनी चाहिए, और प्रोटेस्ट का एक प्रकार से इसके लिए गाइडलाइंस निर्धारित हमारे, चाहे बेशक सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो, या फिर दोस्तों सरकार ऐसी कोई गाइडलाइन लेके आए, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो। दोस्तों ये सभी के काम आने वाली चीज़ है, और देश की एक प्रकार से आर्थिक स्थिति में किसी प्रकार का इसमें नुकसान नहीं होने वाला है अगर ऐसी कोई गाइडलाइन आती है। तो कुल मिला के मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग ऐसे आंदोलनों की आड़ में अगर कहीं कोई जाति होती है, जैसा कि पल्लू के मामले में हुआ, और उन लोगों को किसान बताकर, मेरे पास भी आज दिन में एक फ़ोन आया था मेरे एक अजीज मित्र का जो कि कामरेड है। उन्होंने कहा कि अनिल जी आपने एक पोस्ट अपने चैनल पर डाली है और उसमें आपने उनको गुंडा बताया, वो तो किसान थे। मैंने कहा जहाँ तक मेरी जानकारी है, पल्लू में जो भाजपा की मीटिंग में व्यवधान पैदा करने के लिए जो लोग 10 से 15 आए थे, वो किसी प्रकार से, किसी एंगल से किसान नहीं लगे। और जिस प्रकार की मेरे पास सूत्रों से मिली जानकारी थी, वो किसान नहीं, वो एक उपद्रवी, एक प्रकार से गुंडे, अराजक तत्व, असामाजिक तत्व थे, जिन्होंने भरपूर प्रयास किया कि इस मीटिंग में व्यवधान हो, और किसी नेताओं को टारगेट करने का भी समाचार हमारे पास था। लेकिन ऐसा वो पुलिस की मुस्तैदी से या उन भाजपा के कार्यकर्ताओं की बदौलत नहीं कर पाए जिन्होंने उनको खदेड़ दिया था। तो दोस्तों ऐसे लोगों को अगर किसान बताकर उनका बचाव किया जाए और उस आंदोलन, उस उपद्रवी, उस अराजक घटनाक्रम को जायज ठहराने का प्रयास करे, तो ये किसानों का सबसे बड़ा अपमान है दोस्तों। इससे बड़ा अपमान किसानों का कतई नहीं हो सकता। इसकी आड़ में, किसानों की आड़ में एक प्रकार से, जिस प्रकार से गुंडा तत्व एक प्रकार से एक्टिव होकर और इसको अलग रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, इसके भविष्य में गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिससे बचना चाहिए। इसको लेकर सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करे, ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि किसी प्रकार का जो प्रदर्शन है वो कितने समय तक किया जा सकता है, और उसमें सरकार को भी बाध्यता होनी चाहिए कि आप उनसे बात करके जैसे तैसे मामले को निपटाए, उसको शांत करें, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए ऐसे मामलों में तत्परता के साथ बातचीत करें। ऐसा नहीं है कि 15 दिन बाद हम बात करेंगे। क्या 15 दिन वो सड़कों को जाम रखेंगे? तो ये सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं गलत है। और जो आंदोलन करते हैं और इस प्रकार से सड़कों को रोककर किसी प्रकार से आम राहगीरों को, आम लोगों को परेशानियां पैदा करते हैं, किसी की दुकानदारियों को खराब करते हैं, किसी बीमार को मरते वक्त भी किसी प्रकार की सुविधा, चिकित्सा नसीब न हो और उसको मरना पड़ जाए, तो ऐसी स्थितियों में इन आंदोलनों को, इस प्रकार से जारी किए हुए आंदोलनों को, इस सख्ताई के साथ की हुई घटनाओं को हम कतई जायज़ नहीं मान सकते। तो ये थी दोस्तों हमारी छोटी सी समीक्षा। अब जल्द से मैं आपको मंडियों के भाव बताना चाह रहा हूँ।
मंडी के भाव में सबसे पहले दोस्तों हम शुरुआत करते हैं नोर से, क्योंकि आज संडे था, रविवार था, किसी मंडियों में एक प्रकार से आज बोली नहीं हुई है, लेकिन कल देर शाम तक के भाव हम आपको कुछ मंडियों के बता देते हैं जल्दी से। नोर की मंडी में कल देर शाम तक के आज के ही समझ लीजिए ये भाव है। सरसों के भाव 7500 से 7825 रुपये, ग्वार के भाव 6000 से 6671 रुपये, जबकि चना के भाव 5000 से 5180 रुपये और मूंग के भाव 5500 से 6200 रुपये तक की बोली लगी है, जबकि मोट के भाव 6000 से 6800 रुपये तक की बोली लगी है। अरंड की 5800 से 6300 रुपये की बोली लगी है। तारामीरा में 6500 से 6800 रुपये की बोली नोर में लगी है और मूंगफली में नोर में जो बोली लगी वो 4500 से 6020 तक की रही। जबकि एलनाबाद की बोली का हम जिक्र करें दोस्तों तो नरमा 6100 से 6690 रुपये की बोली तक देखा गया। सरसों 7500 से 7850 रुपये की बोली और चना में 4960 से दोस्तों 5090 तक की बोली लगी और अरंड में 5400 से 6150 की बोली लगी। मूंगफली में 4400 से 4800 की बोली और गेहूं में 1800 से 1831 रुपये की बोली लगी। इसके बाद में अगर हम फतेहाबाद हरियाणा की मंडियों का जिक्र करें तो नरमा फतेहाबाद में 6000 से 6595 रुपये की बोली पर रहा और कपास 6400 से 6725 रुपये की। और शिवानी मंडी का अगर जिक्र करें तो सरसों की बोली 7300 से 7750 रही, जबकि ग्वार की बोली 6000 से 6400 रही। दोस्तों ग्वार की बोली 6000 से लगभग प्रारंभ हो रही है। ग्वार के भाव कुछ समय तक लगता है स्थिर यहाँ हो सकते हैं। चना 5100 से 5275, तारामीरा 6500 से 67, जबकि जो 1975 से 2050 तक और मूंग 5500 से 5500 तक। और दोस्तों नागौर मंडी का जिक्र करें तो यहाँ जीरा 10,000 से 14,500 और सौंफ 4,000 से 7,700 रुपये, जबकि इसबगोल 10,000 से 12,900 और मूंग 5100 से 6600 रुपये और ज्वार 2100 से 2450 और गंवार मात्र 4,000 से 5800 रुपये यहाँ रहा और तिल यहाँ 7,000 से 8,900 रुपये देखे गए। और राउतसर में नरमा 6500 से 6800 रुपये और सरसों 7900 से 8251 रुपये। दोस्तों आदमपुर मंडी में देखिए सरसों 7500 से 7881 रुपये, ग्वार 6000 से 6550 रुपये, नरमा 6000 से 6700 रुपये, जबकि मूंग 5700 रुपये और सरसा में अगर देखें तो नरमा 5400 से 6650 रुपये, कपास 6600 से 6643 रुपये, जबकि गंगानगर मंडी का भाव देखें तो मूंग 6300 से 50 रुपये और ग्वार 6405 रुपये और नरमा 6900 से 7081 रुपये, जबकि जो 1955 से 1983 तक और गेहूं 1851 से 1970 तक रहा, जबकि सरसों 7641 से 8076 रुपये रहा, जबकि चना दोस्तों 4960 रुपये से 5151 रुपये रहा। अब मैं बीकानेर एक अंतिम मंडी का जिक्र कर लेता हूँ। बीकानेर में 7601 रुपये से 7661 रुपये तक सरसों की बोली लगी और गेहूं की बोली 1959 से 1985 रुपये, जबकि चना 5100 से 37 रुपये और ग्वार दोस्तों 6011 रुपये की अंतिम बोली यहाँ देखी गई और मोट में 6301 से 6800 रुपये तक की बोली और मूंग में 6057 तक की बोली रही। तो कुल मिला के मंडियों के भाव ये रहे दोस्तों आज के। इसके बाद में हम जिक्र करते हैं मौसम का। तो आज का मौसम दोस्तों मौसम के हाल में आज का जिक्र कर लेते हैं। आज 12 तारीख को दोस्तों आज दिन भर यहाँ बादरा में मौसम इस प्रकार रहा। कस्बे के मौसम का जिक्र करें तो बरसात भी हुई, जैसी कि हमने कल आशंकाएं व्यक्त की थी। मौसम विभाग की जो संभावनाएं थी और जो भविष्यवाणियाँ थी उसके अनुसार हमने आपको बताया था आज बरसात होना भी। तो बरसात दिन भर हुई, दिन भर एक प्रकार से बरसात का मौसम रहा, बादल छाए रहे, हवा बहुत तेज गति से चलती रही और 27 से 28 के डिग्री के लगभग तापमान रात्रि तक भी रहने की संभावना है और रात्रि को भी तेज हवा चलने की संभावना है और बूंदाबांदी होने की भी संभावनाएं आज रात्रि को है। तो कल 13 सितंबर को मौसम क्या रह सकता है, इसके लिए जल्दी से मैं आपको बताऊं तो दोस्तों आंधी बरसात जारी रहने की संभावनाएं कल भी मौसम विभाग द्वारा की जा रही है और आने वाले एक सप्ताह तक दोस्तों ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। कल हमने आपको बताया था 16 तारीख तक लगभग बरसात का सा मौसम बना रहेगा
और हवा में नमी लगातार बरकरार रहेगी। आज हल्की उमस रही, लेकिन उमस से कुल मिला के लोगों ने एक प्रकार से निजात पाई तेज हवाओं के चलते। तो कुल मिला के 25 से 33 डिग्री का टेम्परेचर कल दिन भर में अलग अलग समय में आपको देखने को मिलेगा। 25 से 33 ये बहुत बड़ा गैप है दोस्तों। 25 से 33 अर्थात इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ठंड का, गर्मी का और एक प्रकार से सर्दी का, बरसात का मिश्रित मौसम आपको कल दिखाई देने वाला है। और कल ऐसा दिन होने वाला है कि दिन भर आपको अलग अलग तरह का मौसम, जिस प्रकार से हिल स्टेशनों पर, पहाड़ी इलाकों में आपको देखने को मिलता है, ऐसा मौसम कल भादरा में देखने को आपको मिलेगा। और बरसात भी कल अच्छी खासी होने की संभावनाएं हैं। और दोस्तों 18 से 25 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी कल चलेगी। और बादल 89 से 98% तक शाम तक छाए रहेंगे। उसके बाद में 100% बादल जो है छाएंगे रात्रि को भी 13 सितंबर को। इसके बाद में दिन भर में दोस्तों 9.3 मिलीमीटर बरसात हो सकती है। तो ये बरसात कहीं ना कहीं आज की अपेक्षा भी ज़्यादा है। और आज हमारे पास जिस प्रकार की सूचनाएं थी, आसपास के देहात इलाकों में भी कहीं हल्की, कहीं बौछार और कहीं कुछ ज़्यादा बरसात भी देखने को मिली। तो कई बार मौसम कल बनेगा और बिगड़ेगा। हील का सा एहसास कल भादरा का मौसम, भादरा आसपास के इलाके का मौसम आपको कराएगा। और लगभग ऐसा ही मौसम नौर, भादरा, राजगढ़, तारनगर के इलाकों में भी रहने की पूरी संभावनाएं हैं। तो कुल मिला के आज के 7 बजे के कार्यक्रम में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ और किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।